दोस्तों, जो आदरणीय श्री पी चिदम्बरम जी ने कहा, बहुत संक्षिप्त में उसका व्याख्यान मैं हिंदी में करूंगा। कल प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देश को देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी ने देश को हेडलाइन तो दी, पर मदद की हेल्पलाइन का आज तक देश को और देशवासियों को इंतजार है। आज देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो पैकेज की घोषणा की, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन पैकेज की, उसकी तफसील आदरणीय पी चिदम्बरम साहब ने आपको बताई। पर उसके 6 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसने देश को घोर तरीके से आज निराश किया है। पहला, वो लाखों देशवासी, इस देश के राष्ट्र निर्माता मजदूर, हमारे श्रमिक भाई बहन, हमारे प्रवासी मजदूर, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर पैदल घर वापसी को मजबूर हैं, उनके हाथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री जी ने फिर खाली छोड़ दिए। न उनके खातों में सीधा पैसा देने की घोषणा हुई, न उनके घर वापसी का खर्चा वहन करने की घोषणा हुई, और न उन और उनके परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की कोई घोषणा हुई। और इस देश का राष्ट्र निर्माता मजदूर आज अपने आप को ठगा हुआ पाता है जब वो नंगे पांव परिवार के साथ सड़क पर चल, पांव में घाव लिए, राहत की उम्मीद लिए सरकार की ओर देखता हुआ जा रहा था, पर प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने उसे कुछ नहीं दिया। यही हाल देश के अन्नदाता किसान का हुआ। एक तरफ बेमौसमी बारिश की मार से फसल नष्ट हो गई और दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर किसान की एक ही कहानी है। पर उस किसान के लिए भी आज के राहत पैकेज के अंदर एक फूटी कोड़ी न मिल पाई। यही नहीं, जो 13 करोड़ देश के सबसे गरीब लोग हैं, प्रोफेसर पिकेटी, जिनकी चर्चा आदरणीय चिदम्बरम साहब ने की और कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता देश की आज उनके खाते और जेब के अंदर पैसा पहुंचाना था, वो 13 करोड़ गरीब भी देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की ओर देखते रह गए और एक फूटी कोड़ी भारत सरकार के राजकोष से उनके खाते में नहीं पहुंच पाई। हमारे जो सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग हैं, उनकी संख्या लगभग 6 करोड़ 30 लाख है। 45 लाख छोटे उद्योगों को जो राहत दी गई, उसका तो स्वागत किया है चिदम्बरम साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने, पर 6 करोड़ 30 लाख में से क्या केवल 45 लाख MSMEs यानी छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को राहत देने से काम चल पाएगा? और बाकी उद्योगों का क्या होगा? और उन 11 करोड़ लोगों का क्या होगा जिनकी तनख्वाह अब 2 से 3 महीने से नहीं मिली, क्योंकि इस राहत पैकेज में उन 11 करोड़ कर्मियों की चर्चा तक नहीं की गई। अगली बात जो आदरणीय चिदम्बरम साहब ने कही पार्टी की ओर से, कि ये पूरी घोषणा लिक्विडिटी मेजर्स तो हैं, यानी कर्जा देने की एक लाइन तो आपने दी, पर फिस्कल स्टिमुलस कहां है? यानी जनता की जेब में पैसा डालने का प्रावधान कहां है? इस पूरे पैकेज में आम जनमानस या छोटी इकाइयों को सीधा 1 रुपया हासिल नहीं होगा, तो ऐसे में उनको गति और प्रगति कैसे प्रदान हो पाएगी? देश गति और प्रगति पैकेज की इंतजार में था। इस सारे पैकेज को मिलाकर, जैसा चिदम्बरम साहब ने बताया, ये लगभग 3,60,000 करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन पैकेज है। फिस्कल स्टिमुलस पैकेज है ही नहीं, तो बाकी का 16,30,000 करोड़ रुपया 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में से कहां है? इसका कोई जवाब नहीं दिया गया।
स्वाभाविक तौर से देश का गरीब, देश का श्रमिक, देश का कामगार, देश का किसान, देश का मध्यम वर्गीय व्यक्ति, देश के नौकरी पेशा लोग और देश के एमएसएमई उद्योग, वो सब आज अपने आप को इस घोषणा को सुनकर निराशा के माहौल में पा रहे हैं। एक बार फिर मोदी सरकार ने देश के साधारण व्यक्ति को घोर तरीके से निराश किया है। धन्यवाद। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो चिदम्बरम साहब से पूछ सकते हैं। पहला रिक्वेस्ट सर, इट इज फ्रॉम Anand Patel from Headlines Today. Anand, please come in. It's India Today, Pranav ji now. Sorry, I'm so sorry. Sorry. All right. Yeah. So my question is about the 4 L's which the Prime Minister spelled out yesterday, sir. He said that the land, liquidity, labor, and laws will be forming the core of the stimulus package. We've already seen some kind of movement in terms of the labor reforms in states like UP, MP, Gujarat, and also Tripura is being talked about. Do you think that it has already started the kind of labor reforms which the Prime Minister was talking about? And do you think the timing is correct at a time when the migrant laborers are suffering so much? Yeah. Now, nothing in today's announcement touches upon labor, land, except to some extent on liquidity. Now, as far as labor reforms, so-called labor reforms announced by UP, Madhya Pradesh, the BJP-ruled states, I want to point out that the Bharatiya Mazdoor Sangh has opposed it. These are laws on the concurrent list, and they cannot be implemented without the concurrence of the central government. There is no clarity yet whether the central government will approve the amendments proposed by these BJP-ruled states. Besides, drastic changes in labor laws that have existed since, say, 1948 or so, ought not to be done in a crisis situation. They should be done when normalcy returns after consulting all stakeholders, particularly the trade unions, as well as the unorganized sector. This is the wrong time to do it. This is the wrong precedent set by the BJP states. But I will reserve my final comment until I know what the central government intends to do. These are not effective today. I think we are set to go, sir. You can start. As far as land is concerned, and as far as laws are concerned, the finance minister said nothing about land or laws. She only mentioned 1 or 2 items relating to liquidity, but as Randeep pointed out, and I pointed out in an opening statement, liquidity support measures are never counted in a fiscal stimulus package. Liquidity measures operate on the supply side. Fiscal measures operate on the demand side. At the moment, the problem is the demand side, and the only way the demand side can be addressed is by putting money in the hands of the poor and the deprived. Thank you, sir. Sunil wants to ask. Sunil Prabhu from NDTV, please come in. Good evening, sir. I just wanted to check with you on the fiscal deficit, where, because you have been, fiscal discipliner in your terms as finance minister. The government now is with its extra upon 5 fiscal rough edges. Do you kind of fiscal should? Your audio is not continuous. Sunil, we can't hear you. Perhaps you should try again. Yeah. I heard the first part. Okay, sir. Yeah. So do you think the fiscal deficit should be given a go by? I think so. This is not a time to worry too much about the fiscal deficit. The additional borrowing that the government announced on May 8 will anyway take the fiscal deficit to about 5.3 or 5.4%, assuming that the GDP remains constant. The GDP will decline, and therefore the fiscal deficit will even go up. And if the fiscal deficit reaches a point where it becomes worrying for
other reasons, the answer is to monetize part of the fiscal deficit. These have been recommended by a number of eminent economists, and the Congress party supports more borrowing, both by center and states, not to be prisoner of the fiscal deficit, and to take as a last resort, recourse to monetizing part of the fiscal deficit. Even a most conservative central banker like Dr. Rangarajan has supported monetizing a part of the fiscal deficit. थैंक यू सर. अगला सवाल मोहित दुबे न्यूज नेशन से पूछना चाहते हैं. मोहित पूछिए. मिस्टर चिदम्बरम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान किया, बट आप खुश नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप वित्त मंत्री होते तो इस कोरोना क्राइसिस में, महामारी में, क्या आप सबसे पहले कदम उठाते ताकि लोगों को राहत मिलता? See, these are hypothetical questions, but we've already explained what needs to be done. The first thing that needs to be done is to put money in the hands of every family in the bottom half of the population. At 5,000 rupees a family, it will cost you 65,000 crore. At 7,500 rupees per family, it will cost you 97,500 crore. Less than a lakh crore. That is the first thing you should do. Many migrant workers' families will be covered under this, but those who are not covered must find another way to put money in their hands. That is the first thing that should be done. You don't do that, and you allow migrants to be pushed into indebtedness and now destitution, now devastation. They're walking back to their homes without food, without money, without a job, without hope. And what do they say? We'd rather go home and die rather than die here. That is the first thing we should do. The second is sectorally, underline, sectorally address the issue and provide fiscal support. What does airline industry require? What does automobile industry require? What do MSMEs require? What does the leather industry require? What do exports require? Sectorally, the problems are different. Sectorally, the needs are different. We would address it. Congress government will address it sectorally and come up with sector-specific proposals. Anyway, we could go on, but that's really not the point. We are really commenting on the finance minister's statement, not outlining our program.